हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगाती है, उसी फोर्स को हम निकालते हैं। सपोज हमारे पास कोई वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रही है आई, और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। ये करंट एलिमेंट हो जाएगा डीएल। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जिधर करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली अपोजिट में मूव कर रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है होता है बीडी। तो इलेक्ट्रॉन्स बीडी से फ्लो करते हैं, तो इस छोटे से एलिमेंट में भी क्या इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या है, बीडी है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को रखा, तो एक्चुअली इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है, उस पर फोर्स लगता है। तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, एफ ई बोलते हैं इसको, एफ ई, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। क्यू डी क्रॉस बी, तो चार्ज कितना है, माइनस ई। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, बी डी, वेव वेलोसिटी क्रॉस बी। अब क्या है, इस छोटे से एलिमेंट में टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स एन हो गए। तो एन कितना होता है, स्मॉल एन इंटू ए इंटू डीएल। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट है छोटा सा, इसकी लेंथ डीएल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें अपोजिट में फ्लो कर रहे हैं। अब ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, डीएल लेंथ है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डीएल। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें निकालना है टोटल फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट। ये हो जाएगा डीएफ। तो डीएफ कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। ये देख लो, अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये जो होगा डीएफ कैपिटल एन हो जाएगा एन स्मॉल एन ए इंटू डीएल, और ये जाएगा माइनस ई बी डी क्रॉस बी। अब होता क्या है, जो हमारा करंट ऐसे जा रही है, तो आइडियल इधर है,
इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं? अपोजिट में, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है। हम जानते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है सब लोग जानते हैं, तो वो होता है I बराबर NE_A_BD। अगर मैं इसमें DL से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा NE_A_BD इंटू DL। अब वेक्टर फॉर्म की बात करें तो आइडियल, जो आइडियल की डायरेक्शन है और BD की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैं इसको लिखूंगा NA_EDL माइनस BD। तो BD के आगे माइनस लगा देंगे तो वो आइडियल हो जाएगा। ये है। अब यहां पे देखते हैं इस एक्सप्रेशन में DF को क्या लिखेंगे? NEA और ये हो जाएगा आपका DL और माइनस, ये जो माइनस है इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस BD और क्रॉस हो जाएगा B। अब ये जो पूरी चीज है NEADL माइनस BD, इसको मैं लिख सकता हूं IDL वेक्टर। ठीक है ना? कैसे? I बराबर NEABD, DL से मल्टीप्लाई कर दिया, DL की डायरेक्शन और BD की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आइडियल वेक्टर किसके बराबर होगा? NAEDL माइनस BD। अब ये जो चीज है ये आपका हो जाएगा यहां से, ये माइनस जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इस माइनस को BD के साथ हमने रख दिया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम आइडियल बोल सकते हैं। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा IDL क्रॉस B। तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑन करंट एलिमेंट आइडियल in magnetic field is DF बराबर IDL क्रॉस B। अब ये जो एक्सप्रेशन निकला एक करंट एलिमेंट के लिए, अगर मैं पूरे वायर पे फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन कंप्लीट वायर फोर्स ऑन कंप्लीट वायर क्या होगा कि भाई ये I है, ये P है, ये Q है, और इसको हमने फील्ड में रख दिया। तो एलिमेंट पे जो फोर्स होता है DF वेक्टर, वो क्या होता है? IDL क्रॉस P। लेकिन टोटल फोर्स निकालना है तो छोटे छोटे सभी एलिमेंट पे फोर्स निकाल लीजिए। तो F वायर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन DF कहां से P से लेके Q तक क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन IDL क्रॉस B कहां से लेके P से लेके Q तक, ये आ जाएगा। अगर हम कहें कि यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड यूनिफॉर्म है, तब क्या होगा?
if for a given current I, wire is placed in uniform magnetic field then अगर हमें फील्ड कांस्टेंट दे रखी है तब क्या होगा, हमारे पास जो एक्सप्रेशन था F I dl क्रॉस B, P से लेके Q, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, I भी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा केवल dl और ये हो जाएगा क्रॉस B। तो dl का जो इंटीग्रेशन है, तो ये क्या चीज है कि हमारे पास जो वायर था वो एक्चुअली क्या है, करंट ऐसे जा रही है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने ब्रेक कर लिया। ये dl1 dl2 dl3 dl4 dl5 dl6 ये आ जाएगा d। तो इंटीग्रेशन dl वेक्टर p से q किसके बराबर हो जाएगा, dl1 dl2 मतलब जितने भी एलिमेंट है dl इन सब का। तो क्या है, ये क्या है, पॉलीगॉन लॉ से पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर सभी वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ेंगे और ये हो जाएगा आपका एल वेक्टर। इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट को फाइनल से जोड़ रहे हैं, तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एल वेक्टर। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू आई, इस इंटीग्रेशन आई डीएल की जगह हम लिख सकते हैं आई एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Note, if a closed current carrying wire is placed in uniform magnetic field, then नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। कि अगर क्लोज्ड करंट कैरिंग वायर है तो उसको हमने यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रख दिया तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। देख लेते हैं, सपोज मेरे पास एक ये वायर है, तो इसका मैं बोलूंगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है और करंट ऐसे
फ्लो कर रही है। तो क्या होगा, फील्ड कांस्टेंट है, तो अब P और Q, P और Q क्या है, एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहे हैं, इसका मतलब उनके बीच में गैप 0 है। तो PQ वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जो 0 हो जाएगा। तो फोर्स 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा स्टडी करें। अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स ले लूं, सपोज मैंने एक एलिमेंट ये ले लिया, इसमें करंट ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे, तो आईडीएल पे हाथ रखेंगे। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आईडीएल फोर्स कितना है बेटा, डीएफ बराबर क्या है, डीएफ बराबर है आई डीएल क्रॉस बी। तो आईडीएल पे हाथ रखूंगा और फिंगर्स को कर्ल करेंगे मैग्नीफाई की तरफ, थंब जो बता रहा है डीएफ बता रहा है, तो इस एलिमेंट पे डीएफ इधर हो जाएगा। अब मान लो यहां पे देख लेते हैं, यहां पे भी करंट इधर है, तो यहां पे आईडीएल क्रॉस बी, यहां पे डीएफ इधर हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखेंगे, यहां पे डीएफ ऐसे हो जाएगा, यहां पे देखेंगे, यहां पे डीएफ ऐसे हो जाएगा, यहां पे डीएफ ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डीएफ आईडीएल क्रॉस बी। तो रिजल्टेंट फोर्स तो 0, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है एलिमेंट पे बाहर की तरफ लग रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वायर will convert into सर्कुलर लूप। तो ये होगा तो ये एक तो इस वायर में करंट है तो स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच्ड। तो इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो ये जो लूप हो जाएगा स्ट्रेच्ड हो जाएगा, इसमें टेंशन होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो वायर है करंट कैरिंग वायर है और सेमी सर्कुलर, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में इस वायर का स्टार्टिंग पॉइंट P है और फाइनल पॉइंट Q है, तो इस वायर को हम रिप्लेस कर देंगे एक स्ट्रेट वायर से। E को Q से जोड़ा एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये जो PQ वेक्टर है ये जो इक्विवेलेंट वायर हो जाएगा। अब बेटा यहां पे इसको हमने किस में रखा था, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी है इधर, और ये जो वायर है इसको हम रिप्लेस करेंगे एक इक्विवेलेंट वायर से जिसकी लेंथ क्या होगी, P और Q के बीच का जो भी डिस्टेंस है
तो ये हो जाएगा पी क्यू, और करंट जा रही है इसमें आई। तो फोर्स कितना होता है भाई, आई एल क्रॉस बी। किसी करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म फील्ड में रखें तो क्या होगा इसमें, आई एल बी साइन 0। तो इस केस में इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रेट सेमी सर्कुलर वायर है, पी क्यू, आई करंट फ्लो हो रही है, इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, और फील्ड क्या है, इनसाइड द बोर्ड है। तो फोर्स निकालना है, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रेट वायर है सेमी सर्कुलर शेप में, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। दिस पॉइंट इज P, दिस इज Q, और तो ये जो वायर है इसको हम एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी लेंथ हो जाएगी P Q, करंट इसमें हो गई I, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वायर की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2r। अब करंट किधर है, P से Q की तरफ, फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो आई एल क्रॉस बी, तो फोर्स जो लगेगा वो लगेगा, कोई भी एलिमेंट लें, ये छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो इस एलिमेंट पे फोर्स ऐसे लगेगा, इस एलिमेंट पे ऐसे लगेगा। छोटा सा एलिमेंट लोगे तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स होगा वो डी एफ इक्वल्स टू आई डी एल क्रॉस बी। तो जो भी एलिमेंट है इस पे आई डी एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ, इस पे भी ऊपर की तरफ, यहां लेंगे तो इस पे भी ऊपर की तरफ, इस पे भी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस पूरे वायर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। हर छोटे पार्ट पर आईडीएल पे जो फोर्स हो रहा है वो ऊपर आ रहा है डीएफ, इसमें बहुत सारे फोर्स हो रहे हैं और ये सभी फोर्स बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, हम बोल सकते हैं इनका रिजल्टेंट मिड पॉइंट से होके जाएगा। अगर हम बात करें कि सभी फोर्सेस सेम है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, तो इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट वायर का जो मिड पॉइंट है उससे होके जाएगा। और फोर्स होगा कितना, आई, लेंथ ऑफ द वायर एल, आई एल बी साइन 90। ठीक है, तो मिड पॉइंट पे फोर्स लगेगा आई एल बी। फ्रेंड्स, तो आज हम एक क्वेश्चन करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के ऊपर। एक करंट कैरिंग रॉड है, ओ के अबाउट ये रोटेट कर सकती है, एक्सल ओ से पास हो रही है और प्लेन पे परपेंडिकुलर है, करंट आई फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इनसाइड द बोर्ड है। अब हम जानते हैं कि भाई ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है वो आई है और ये हिंज है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। किसी करंट कैरिंग वायर को अगर हम फील्ड में रखते हैं और यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है और फोर्स का एक्सप्रेशन होता है एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो आई इधर, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हम आई करंट की तरफ अपना फिंगर्स हैंड को रखेंगे,
करंट की तरफ हम राइट हैंड को रखेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे और थंब हमारा ऊपर की तरफ बताना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, आई एल क्रॉस बी। तो आई एल और बी अंदर की तरफ है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और फोर्स जो लगता है मिड पॉइंट पे। तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड में स्ट्रेट वायर को रखते हैं तो फोर्स जो लगेगा वायर के मिड पॉइंट पे लगेगा, और फोर्स हो जाएगा आई एल बी साइन 90, साइन 91 हो जाएगा तो आई एल बी हो जाएगा, और ये जो फोर्स लग रहा है मिड पॉइंट। अब इस रॉड पर जो हिंज है वो भी फोर्स लगाएगी, तो हमने मान लिया आर एक्स और आर वाई, क्योंकि हिंज किधर फोर्स लगाती है वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने जब हमें नहीं पता फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी तो हम एक की जगह दो फोर्स मान लेते हैं। तो हमने बोला हिंज ने रॉड पे फोर्स लगाया आर एक्स आर वाई। अब ये जो फोर्स है एफ, उससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है L/2। तो आर एक्स आर वाई तो ओ पे लग रहा है, एक्सिस पे लग रहा है, तो अगर फोर्स एक्सिस पे लग रहा है तो उनका तो टॉर्क होगा नहीं, लेकिन ये जो फोर्स एफ है ये कहां मिड पॉइंट पे लग रहा है, तो एफ की वैल्यू है आई एल बी। अब ये जो फोर्स है इसका टॉर्क जो होगा वो क्या अबाउट एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये जो फोर्स हो जाएगा, तो ये जो फोर्स लग रहा है मिड पॉइंट पे इसका टॉर्क कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू फोर्स की लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो भाई ओ के अबाउट ये जो ओ है एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस बराबर हो जाएगा आई एक्सिस इंटू एल्फा। तो इन आर एक्स और आर वाई का टॉर्क से जीरो हो जाएगा, केवल जो टॉर्क होगा फोर्स का होगा, और कितना हो जाएगा फोर्स इनटू फोर्स की लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, अगर एक्सिस रॉड के एंड से पास हो रही है और रॉड के परपेंडिकुलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ml² / 3 इंटू एल्फा, और फोर्स क्या है भाई, फोर्स हो जाएगा आई एल बी इंटू L/2 बराबर हो जाएगा ml² / 3 इंटू एल्फा। अब देखिएगा यहां पर एल एल और L² ये कट जाएगा, तो एल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी 3IB अपॉन में ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रॉड है, इसमें एक करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, मास m है, लेंथ l है, और फील्ड है इनसाइड द बोर्ड, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, x का फंक्शन है। तो x बराबर 0 पे फील्ड 0 है, x की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स का फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, अब फील्ड हर पॉइंट पे अलग है, तो हम डायरेक्ट F = IL क्रॉस B फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो F = IL क्रॉस B कब लगेगा, जब फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन या इस रॉड के हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, तो हम IL क्रॉस B नहीं लगा सकते, हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट पे फोर्स निकालेंगे। तो क्या हो गया, तो करंट I करंट है, और ये O है, ये x बराबर 0, फील्ड जो भी है वो अंदर की तरफ है, और वैल्यू कितनी है फील्ड की V0x। हमने क्या करा, एक एलिमेंट ले लिया n से x डिस्टेंस पे dx। अब इस एलिमेंट पर करंट तो ऐसे फ्लो कर रहे हैं, अब ये जो एलिमेंट है इतना छोटा है कि यहां पे फील्ड की वैल्यू
कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि एक्स में वेरिएशन बहुत नेग्लिजिबल है। तो इस एलिमेंट के लिए फील्ड कांस्टेंट है, तो उसमें फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स होगा डीएफ, क्योंकि फोर्स अगर हम एलिमेंट के देखें तो डीएफ वेक्टर बराबर हो जाता है आई डीएल क्रॉस बी। तो आई डीएल और बी अंदर की तरफ है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो डी एफ आपका हो जाएगा आई, डीएल की जगह मैं डीएक्स ले सकता हूं, ये बी हो जाएगा और साइन 90। यहां पर जो बी की वैल्यू है वो है वी नॉट एक्स। अभी जो फोर्स है हर एलिमेंट पे अलग फोर्स होगा। अगर हम बात करें फोर्स को देखें तो फोर्स का डायरेक्शन कि अगर मैं रॉड को ऐसे मानूं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये x बराबर 0, ये O है, तो x बराबर 0 पे एलिमेंट पे फोर्स 0 होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब चूंकि अब इस रॉड के हर एलिमेंट पे छोटे अगर हम इसको एलिमेंट से ब्रेक कर लिया तो हर एलिमेंट पे अलग फोर्स आ रहा है, और हर एलिमेंट पे अलग फोर्स आ रहा है, तो उनका रिजल्ट मिड पॉइंट से दूर नहीं जाने वाला है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इस फोर्स की जो वैल्यू हमने निकाली आई बी नॉट एक्स इंटू डी एक्स, अब ये हर एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हो जिसमें फोर्स लग रहा है उन सभी एलिमेंट का जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो, हर एलिमेंट एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फोर्स को आप जैसे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे फोर्स लग रहा है, अब एक अबाउट रोटेट करना है, तो उसको इस फोर्स को पकड़ के हम अगर रोटेट करें खींचे तो ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहेगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे टॉर्क का, फोर्स इनटू फोर्स की लाइन पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। हमें टॉर्क निकालना है ए से, तो डी टॉर्क बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डी परपेंडिकुलर। अब डी परपेंडिकुलर मतलब फोर्स की लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डी टॉर्क हो जाएगा डी एफ की वैल्यू कितनी है आई वी नॉट एक्स इंटू डी एक्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा एक्स। अब अगर मैं टोटल टॉर्क निकालें तो हो जाएगा, इसको डी टॉर्क को इंटीग्रेट करेंगे और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आई बी नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये एक्स बराबर 0 पर है, ये पॉइंट ये एक्स बराबर एल पर है, एक्स बराबर 0 से लेके एक्स बराबर एल। अब ये हो जाएगा टॉर्क अगर निकालें एक्सिस के अबाउट, क्योंकि जो हिंज फोर्स लगा रही थी उनके वजह से टॉर्क तो आने वाला नहीं है, तो उनको हिंज भी लगा रही होगी आर एक्स आर वाई, लेकिन आर एक्स आर वाई उसी ओ पॉइंट पे लगा है तो उनका टॉर्क तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई बी नॉट अंदर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 से लेके एल। उसको अगर हम आई बी नॉट एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये एक्सेस के बहुत टाइम हो जाएगा। जानते हैं नेट टॉर्क एक्सेस के अबाउट, तो एक्सेस बराबर एक्सेस अल्फा, ये हो जाएगा आई बी नॉट एल क्यूब बाई 3,
एक्सेस हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा, और ये 3 से 3 कट जाएगा, और एल्फा हो जाएगा आई बी नॉट एल अपॉन में दिया जाएगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, और इस वायर से ए डिस्टेंस पे एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, और इसमें I2 करंट फ्लो कर रही है। हमें निकालना है, इस रॉड पे फोर्स निकालना है। तो देखिएगा क्या करते हैं, ये करंट कैरिंग वायर I1, अब इससे L डिस्टेंस पे वायर है, ये लेंथ L है, और इसमें जो करंट है वो I2 है, और ये डिस्टेंस है A। अब P से लेके Q तक अगर हम वायर की फील्ड की बात करें तो राइट में फील्ड अंदर की तरफ होगी और लेफ्ट में बाहर की तरफ होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड P से Q तक अलग होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि P पे से Q की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस चेंज होती चली जाएगी, फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता चला जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, x डिस्टेंस पे dx। अब इस एलिमेंट पे फोर्स निकालेंगे। तो एक एलिमेंट है ये I2 dx, लेंथ जो dl है वो dx हो गई। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की तरफ है और वो वायर की फील्ड होगी, तो वायर की फील्ड कितनी हो जाएगी इस एलिमेंट पे, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई x। अब इस एलिमेंट के लिए फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि dx तो बहुत छोटा है, और ये डायरेक्शन जो होगी I2 dx या I2 dl इस साइड में, और फील्ड अंदर की तरफ है I2 dl क्रॉस b, तो थंब हमारा बता रहा है किया जाएगा df। तो यहाँ पे अगर हम शो करें तो दिस इज df, और ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा I2 dx b, यहाँ पर I2 dx और b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई x। तो अगर P से लेके Q तक जाएंगे तो हर एलिमेंट पे जो फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, I2 dl क्रॉस b, I2 dl क्रॉस b, I2 dl क्रॉस b। तो अगर हम नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स वन बाय पी क्यू आपका हो जाएगा F इक्वल्स टू इंटीग्रेशन df, और ये एक्सप्रेशन आपका होगा म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2 dx अपॉन में 2 पाई x, और x की वैल्यू, x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, x1 बराबर a, और फाइनली यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस एल। तो हम इंटीग्रेट करेंगे a से लेके a प्लस एल तक, और यहां से होगा क्या, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई dx अपॉन में x, और ये हो जाएगा a से लेके a प्लस एल।
और यहाँ पर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, लिमिट होगी a से लेके a प्लस एल, और ये हो जाएगा f इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई ln, लिमिट लगाएंगे तो a प्लस एल माइनस ln a, और फाइनली हमारा हो जाएगा एक्सप्रेशन f इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई ln a प्लस एल अपॉन में a। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। हमारे पास दो वायर है, उनमें पैरेलल वायर है, उनमें करंट जा रही है। पहले केस में हम देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है और उन पे फोर्स कितना होगा, ये चीज देखते हैं। चलिए, तो हमारे पास एक वायर है इनफाइनिटली लॉन्ग और ये भी है इनफाइनिटली लॉन्ग I1। एक दूसरा वायर इधर भी इंफिनिटी और ये इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है, ये करंट I2 और दोनों के बीच में सेपरेशन है D। अब हम निकालना चाहते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया यहां पर, तो इसमें करंट है इधर, तो ये जो एलिमेंट हो जाएगा दिस इज I2 DL हो जाएगा। ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, लेकिन जो एलिमेंट I2 DL है ये किसकी फील्ड में रखा है, I1 के। तो I1 पे हम देखें तो I1 पे के अलोंग अपनी थंब को रखेंगे, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो 1 की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ऐसे आ जाएगी और वो फील्ड हो जाएगी अंदर की तरफ, और कितनी हो जाएगी म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई डी। अब इस I2 DL एलिमेंट पे जो फोर्स निकालना है, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है DF बराबर IDL क्रॉस B। तो I2 DL अगर हम देखें, ये है I2 DL और B1 की डायरेक्शन इधर है, तो B1 है अंदर की तरफ, तो I2 DL पे हाथ रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे B1 की तरफ, I2 DL क्रॉस B1। तो इस एलिमेंट पे जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा DF। किस टाइप से, I2 DL क्रॉस B1 ये आ जाएगा, तो ये फोर्स हो जाएगा DF2। तो हम बोलेंगे इस एलिमेंट पे फोर्स आ जाएगा DF2, ठीक है ना। और DF2 का जो मैग्नीट्यूड है वो देख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा I2 DL V1 sin 90, क्योंकि I2 DL और V1 में एंगल तो 90 डिग्री है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, I2 DL म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई डी। अब बात कर लेते हैं, इसके सामने एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसमें करंट जा रही है, ये करंट हो गई है I1 DL ऊपर की तरफ। अब ये कौन से, जो वायर 1 है वो वायर 2 के फील्ड में, वायर 2 वायर 1 के फील्ड में। तो जो एलिमेंट लिया है वहां पर वायर 2 की फील्ड की रिएक्शन चेक करते हैं। हमने फिंगर्स रखा, अपने थंब को रखा I2 के अलोंग, इधर कर्ल फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो I2 के राइट में तो फील्ड अंदर है
और अगर हम लेफ्ट की बात करेंगे तो I2 की फील्ड यहां पे जो होगी वो बाहर हो जाएगी B2। और इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो B2 हो जाएगा म्यू नॉट I2 इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, म्यू नॉट I2 2 पाई D, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होता है फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट है ये I1 DL हो गया और यहां पे जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है, तो I1 DL ये फील्ड है B2, मतलब सेकंड वायर जो है उसकी वजह से जो फील्ड है वो B2 है। तो I1 DL के अलोंग फिंगर्स को रखा और फील्ड बाहर की तरफ है, तो I1 DL क्रॉस B2 थंब इस साइड में आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। इसका मतलब इस एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो आ जाएगा DF1। तो हम बोलेंगे तो यहां पे फोर्स आ जाएगा DF1, और DF1 की अगर हम वैल्यू निकालें यहां पे निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा DF1 बराबर ये होगा I1 DL D2 sin 90। तो DF1 हो जाएगा I1 DL, ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई D। तो दोनों एलिमेंट पे जो फोर्स आया, दोनों एलिमेंट पे सेम फोर्स आ गया, DF1 और DF2 दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो ये देखिएगा ये आपका आया है DF1, ये आया है DF2। तो हम बोल सकते हैं DF1 बराबर आ गया DF2 के। तो यूनिट लेंथ पे फोर्स सेम है, इसको मैंने DF बोल दिया, और ये जो वैल्यू आई है इसको हम लिखेंगे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D इंटू DL। तो DL लेंथ पे इतना फोर्स है, तो DL लेंथ पे जो फोर्स आया वो DF1 DF2 आया, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। हमें चाहिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा DF बाई DL। जो DL लेंथ पे फोर्स है वो DF है, तो पर यूनिट लेंथ फोर्स क्या हो जाएगा DF बाई DL। तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई D। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट नोट में लिखते हैं। नोट अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों वायर्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, और ये DF बाय DL हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट इधर है, इसमें करंट इधर है, और दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो ये दोनों एक दूसरे को रैपल करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को रैपल करेंगे, लेकिन
फोर्स पर यूनिट लेंथ इस केस में भी सेम ही होने वाला है, dF बाय dl म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। तो इस केस में दोनों वायर के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारे पास एक वायर I1 है, इनफाइनिटली लॉन्ग, इसमें करंट जा रही है लेफ्ट में और ये फिक्स है। इसके ऊपर h हाइट पर एक दूसरा वायर है जिसका मास m है, लेंथ l है, ग्रेविटी g है, डाउनवर्ड है। हमें निकालना है कि दोनों वायर्स के बीच में सेपरेशन कितना होना चाहिए, h, सो दैट अपर वायर इज एट रेस्ट। अपर वायर रुका हुआ है। पहले यही वाला पार्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों वायर हैं, दोनों में करंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब दो पैरेलल वायर्स होते हैं, दोनों में करंट एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो वो एक दूसरे को रैपल करते हैं। तो इसका मतलब I2 वाले वायर पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, रिपल्शन का फोर्स होगा, और mg जो होगा इसका नीचे होगा। तो रिपल्शन का फोर्स mg को बैलेंस कर लेगा, उससे ये रेस्ट में रह सकता है। देखते हैं कि भाई नीचे वाला वायर तो फिक्स है और यहां पे ये इन्फिनिटी की तरफ इनफाइनिटी लॉन्ग है वायर, फिक्स है। और हमने एक वायर लिया, इसमें करंट है इधर। हम जानते हैं इस पे जो फोर्स होगा, इसमें करंट I2 है और सेपरेशन है H। तो रिपल्सन का फोर्स होगा, इस वायर पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, दो पैरेलल वायर हैं तो यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है, यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है dF बाई dl तो dF बाई dl क्या है, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। और ये वायर जो है इसकी लेंथ L है, तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो अगर दो पैरेलल वायर होते हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारी कितनी होती है, म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में दोनों के बीच में सेपरेशन कितना h हो गया, 2 पाई h। तो ये तो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। और अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे फोर्स मिल जाएगा, इसकी लेंथ है L वायर की। अब इस वायर का जो मास m है, इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ होगा। अब होगा क्या, तो ये वायर इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स इस वायर पे कितना होगा, 0। तो देखते हैं, तो फोर्स ऊपर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन में 2 पाई h। ये जो रिपल्सन का फोर्स है वो mg को बैलेंस करेगा। और यहां से हम h निकाल सकते हैं। h जो होगा, h की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई mg। पहले पार्ट का तो आंसर हमारा ये हो गया। अब इन्होंने कहा है कि अगर अपर वाले वायर को, इफ अपर वायर स्लाइटली डिस्टर्ब, हल्का मैंने स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, चाहे नीचे कर दें चाहे ऊपर कर दें, तो ये ऑसिलेट करेगा। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, करंट I1 फिक्स, ये वायर है, तो ये H जब सेपरेशन होता है तो ये
इक्विलिब्रियम में, करंट इसमें है I2, ठीक है ना। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, mg लग रहा था, और ऊपर जो फोर्स इस पे लग रहा था वो फोर्स था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई h इंटू एल। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, रिपल्सन का और mg का। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हमने इस वायर को अगर इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया है, तो सपोज मैंने बोला कि मैं इसको नीचे डिस्टर्ब कर दूं, नीचे की तरफ मैंने डिस्टर्ब कर दिया x, ठीक है ना। तो अब इन दोनों वायर्स के बीच में सेपरेशन कितना रह जाएगा, h माइनस एक्स। h माइनस एक्स जिधर डिस्टर्ब करते हैं, जिधर डिस्टर्ब करते हैं वो वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, हमने नीचे डिस्टर्ब किया है वायर को, तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव। अब इस पे फोर्स mg तो चेंज होगा नहीं, लेकिन जो रिपल्सन का फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। एफ डैश बोल देते हैं इसको। ये फोर्स कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन में 2 पाई, और सेपरेशन हो जाएगा h माइनस एक्स, ठीक है भाई। तो mg, लेकिन अब रिपल्सन का फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब h माइनस एक्स, h की जगह h माइनस एक्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश की वैल्यू mg से बड़ी हो जाएगी और रिजल्टेंट फोर्स किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ, तो ये वायर ऑसिलेट करेगा। तब हम क्या करेंगे, जो इसकी डिस्टर्ब पोजीशन है वहां पे इक्वेशन लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन द वायर इज इक्वल टू m इंटू ए वाई, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, जिधर हमने डिस्टर्ब किया वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इस पे फोर्स आ जाएगा mg माइनस म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई h माइनस एक्स बराबर m इंटू ए। अब क्या होगा, हमने क्या करा, mg माइनस म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन में 2 पाई और h बाहर आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन में h बराबर m इंटू ए। अब हमें पता है कि mg की वैल्यू, तो पहली इक्वेशन जो थी ना, ये इक्विलिब्रियम में क्या होगा, mg किसके बराबर होगी, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई h। यहां से मैं कह सकता हूं, मुझे ये तो पता है, सॉरी, म्यू नॉट ठीक है ना, ये आ गई क्वेश्चन। अब इसमें से ये जो चीज है, ये वाला म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई h, इसको मैं mg लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा ma बराबर mg, ये किसके बराबर हो जाएगा, mg के, तो माइनस mg, और ये जो है ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन h की पावर माइनस 1, m कट जाएगा, a बराबर हो जाएगा g माइनस g, जानते हैं 1 प्लस x की पावर n, ये 1 प्लस nx हो जाता है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, अगर x का जो मोड है वो 1 के रिस्पेक्ट में काफी छोटा होता है, तो x क्या है, डिस्टर्बेंस, हम जितना डिस्प्लेस किया, स्लाइटली डिस्टर्ब किया, तो एक्स वाई एच यहां पे जो है 1 से छोटा है, तो पावर अंदर चली जाएगी, 1 प्लस एक्स वाई एच हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल्स टू जी माइनस जी एक्स अपॉन एच, जी से जी कट जाएगा,
और ये आपका आ जाएगा a इक्वल्स माइनस जी अपॉन में h इंटू एक्स हो गया, ये हो जाएगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, x के। तो इसको अगर हम तो ये कंपेयर करें a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स SHM की इक्वेशन से, तो कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आपका होगा जी बाय एच। तो ओमेगा की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो जाएगी अंडर रूट जी बाई एच, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ये हो जाएगा 2 पाई एच बाई जी, ये हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है इनफाइनिटली लॉन्ग, इसमें करंट I1 है, इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है, इसको हमने फिक्स किया है, और ए सेपरेशन पे एक वायर है फाइनाइट लेंथ का, इसको हमने PQ से डिनोट किया, इसमें करंट I2 है, करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। हमें निकालना है फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू पुल PQ अवे फ्रॉम वायर 1। वायर 1 से ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, वायर 1 से वायर 2 को दूर लेके जाना है, सो दैट इनके बीच का सेपरेशन कितना बढ़ जाए, B से इंक्रीजेस बाय B, और धीरे धीरे लेके जाना है। तो देखते हैं, स्लोली का मतलब ये होगा कि वायर ये फर्स्ट वायर है, ये दूसरा वाला वायर है, एक पेन देना। ये वायर I1 है, ये I2 है, इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये इसको हमने फिक्स कर लिया सेम डायरेक्शन में, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मुझे दूर लेके जाना है तो इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, इनके अट्रैक्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। और स्लोली का मतलब यह है कि इस वायर पर हमेशा नेट फोर्स 0 रहेगा, क्योंकि जो अट्रैक्शन का फोर्स है दोनों के बीच में वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्सेल एजेंट उसको खींचेगा उसके बराबर होगा, तभी हम इसको स्लोली स्लोली मूव करा पाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास I1। तो इनिशियली ये वायर यहां पर है, हमने माना ये P और Q, फाइनली मान लो ये यहां पे आ जाएगा। तो सेपरेशन इनके बीच का अब कितना हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, बीच में जब हम इसको लेके जा रहे हैं तो ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन ये कहीं बीच में होगा, और हमने बोला कि भाई ये सेपरेशन है X, और इसमें जो करंट जा रही है I2 है, वही लेंथ L है। तो ये वाला वायर और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फोर्स F से। ये जो फोर्स F है अट्रैक्शन का, वो कैसे निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दो पैरेलल वायर्स हैं, तो यूनिट लेंथ पे जो फोर्स होता है हम जानते हैं, उसका एक्सप्रेशन कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई, कितने रुकते हैं, तो इस पे जो F फोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा dF बाई DL इंटू L, यूनिट लेंथ पे फोर्स इंटू इस सेकेंड वायर की लेंथ। अब ये जो dF बाई DL हम जानते हैं म्यू नॉट I1 I2, इनके बीच में सेपरेशन X हो गया, 2 पाई X इंटू L हो जाएगा। अब मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा F एक्सटर्नल बाहर की तरफ। अब ये स्लोली है,
सिंस PQ is moved हमने PQ को वो स्लोली मूव कराया, ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इनके बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है उसके बराबर हो जाएगा F के। अब क्या होगा कि भाई F एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो F के बराबर हो गई, और वो कितनी हो गई, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई x इंटू L। अब ये फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स x का फंक्शन है, ये वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क कैसे निकालते हैं, हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे dx, dx इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो dx के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, तो dw एक्सटर्नल इस केस में कितना हो जाएगा, हम कहेंगे dw एक्सटर्नल आपका हो जाएगा F एक्सटर्नल डॉट ds, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा dx है, ये ds के बराबर है, तो यहां पे F एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जीरो एंगल है, तो dx इंटू कॉस जीरो, और ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई x इंटू dx। हमें टोटल फोर्स निकालना है, तो ये इनिशियल सिचुएशन है और ये फाइनल सिचुएशन है, तो x की वैल्यू a से लेके कितनी हो जाएगी, यहां पे x की वैल्यू होगी a और यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस एल। तो देखिए, तो W एक्सटर्नल म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन में 2 पाई x इंटू dx, तो ये हो जाएगा a से लेके a प्लस एल। अब यहां पे हम इंटीग्रेट करेंगे म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन a से लेके a प्लस एल dx अपॉन में x। अब ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू L अपॉन में 2 पाई 1 अपॉन x हो जाएगा ln x, a से लेके a प्लस एल, लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा a ln a प्लस एल अपॉन में a।